नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई और उनके पूरे परिवार की हत्या के बाद अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नया नेतृत्व अब डर गया है और उनसे बातचीत करना चाहता है, नेगोशिएशन करना चाहता है, लेकिन ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी थी कि ईरान के नेता अली लारिजानी ने हमले के तुरंत बाद चोरी छिपे ओमान देश के जरिए अमेरिका से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ताकि मामला रफा दफा किया जा सके, लेकिन लारिजानी ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से झूठा बता दिया है और उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने अमेरिका से कोई कांटेक्ट नहीं किया और ना ही वो किसी के जरिए उनसे बातचीत कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिकी मीडिया में यह ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि ईरान घबराकर गुपचुप तरीके से अमेरिका से सेटिंग कर रहा है, जबकि लारिजानी ने सबके सामने आकर इस बात को सिरे से नकार दिया है। एक तरफ देखिए, इजराइल कहता है कि ईरान चुपके चुपके परमाणु बम बना रहा था। इजराइल को डर था कि अगर ईरान के पास परमाणु ताकत आ जाती तो वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश करेगा। इसलिए इजराइल ने इस हमले को अपना सेल्फ डिफेंस बताया और कहा कि अगर वो अभी भी हमला नहीं करते तो फ्यूचर में ईरान को रोकना नामुमकिन हो जाता। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान को उत्तर कोरिया जैसा नहीं बनने देना चाहते, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईरान में अब तक परमाणु बम इसलिए नहीं बना था क्योंकि वहां के सबसे बड़े नेता खामनेई ने इस पर धार्मिक रोक लगाई हुई थी। उन्होंने एक फतवा दिया था कि इस्लाम में ऐसे हथियार बनाना पाप है जो एक साथ हजारों मासूमों की जान ले ले। सीधे शब्दों में कहें तो खामनेई खुद परमाणु बम के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े थे, लेकिन अब जब उनकी मौत हो गई है तो उसके बाद ईरान के लोग, वहां की सेना, उन लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि लोग जो है वो ये चाहते हैं कि ईरान अपना खुद का एटम बम बनाए और वो कह रहे हैं कि हमारी शराफत ही हमारी कमजोरी बन गई है। उनका कहना है कि अगर आज ईरान के पास परमाणु बम होता तो अमेरिका या इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे देश में घुसकर हमारे नेता और उनके परिवार को मार देते। अब मांग ये उठ रही है कि जब रोकने वाला नेता ही नहीं रहा तो उस पुराने आदेश का या कहे कि फतवे को ही अब खत्म कर देना चाहिए और तुरंत ईरान को परमाणु बम बनाना चाहिए। लोगों को अब लग रहा है कि अब अपनी जान बचाने का यही आखिरी रास्ता बचा है, वरना दुश्मन उन्हें ऐसे ही चुन चुन कर मारता रहेगा। वहीं अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस जंग में लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया है। उसने इजराइल में कई जगहों पर बमबारी की। दूसरी तरफ इजराइल ने बॉर्डर से लगे लेबनान, दहिया और राजधानी बेरूत के 50 गांव खाली करा लिए हैं। इधर ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी ने रविवार को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा कि वो ईरान के जवाबी हमलों को रोकने में मदद करने के लिए यूएस और पार्टनर्स के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं अब खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान में अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद पैदा हुए सत्ता के खालीपन को भरने के लिए फिलहाल 3 बड़े चेहरों की एक इमरजेंसी टीम बनाई गई है। इस टीम में देश के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान और न्यायपालिका के मुखिया मोहसिन अजेही और बड़े धर्मगुरु अली रजा अराफी शामिल हैं। ये तीनों मिलकर फिलहाल देश के जरूरी फैसले ले रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि नए सुप्रीम लीडर के चुनाव तक ईरान की कमान सुरक्षित हाथों में रहे। और ये एक तरह की कार्यवाहक सरकार है जो इस युद्ध जैसे संकट के समय ईरान को बिखरने से बचाने की कोशिश कर रही है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने हमले भी तेज कर दिए हैं। मिसाइली हमले की चेतावनी के बाद यरूशलेम के ऊपर विस्फोटक की आवाज भी सुनाई दी गई है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और कतर के दोहा और बहरीन के मनामा में भी धमाके की आवाज सुनी गई। ईरान के संदज शहर में जो हुआ वो भी बहुत डरावना है। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इस शहर पर 6 मिसाइलें दागी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिसाइलें सिर्फ फौजी ठिकानों पर ही नहीं बल्कि उन इलाकों में भी गिरी हैं जहां आम लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं।
वहीं एक और खबर सामने आ रही है कि ईरान की जो न्यूज एजेंसियां हैं फार्स और तस्नीम, उनके मुताबिक इस हमले में अब तक कम से कम 2 बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। मिसाइलें शहर के पुलिस स्टेशन के पास गिरी हैं, जिसकी वजह से आसपास के कई घर और रिहायशी इमारतें पूरी तरीके से जमींदोज हो गए हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं उसमें आसमान में आग की लपटें, धुएं के काले पहाड़ जैसे गुबार दिख रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई अभी सिहरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर हॉर्मुज़ जलमार्ग को लेकर भी काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ था। मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज़ जलमार्ग नाम का एक बहुत ही पतला और छोटा समुद्री रास्ता है, जिसे दुनिया की तेल की नस कहा जाता है। दुनिया का लगभग 30% और भारत की जरूरत का 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर हमारे पास पहुंचता है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि वो इस रास्ते को बंद नहीं करेंगे। हालांकि एक तरफ ये राहत भरी खबर है, लेकिन खतरा अभी भी बहुत बड़ा है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तेल ले जाने वाले बड़े जहाजों पर ड्रोन या मिसाइल से भी हमले हो सकते हैं, जैसा कि हाल ही में 3 जहाजों के साथ हुआ। जब समुद्र में मिसाइलें गिर रही थी तो शिपिंग कंपनियां वहां जाने से डर रही थी और जहाजों का रिस्क इंश्योरेंस और किराया रातों रात कई गुना बढ़ गया है। और ये बढ़ा हुआ सारा खर्च अंत में कच्चे तेल की कीमत से जुड़ जाता है, जिससे इंटरनेशनल बाजार में तेल महंगा हो जाता है। भारत अपनी जरूरत का 90% तेल दूसरे देशों से खरीदता है, इसलिए वहां की छोटी सी हलचल भी हमारे यहां के पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ा देती है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तनाव की वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 से 5 रुपए तक बढ़ सकती हैं। जैसे दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार जा सकता है, लेकिन बात सिर्फ गाड़ी के तेल तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर आपके घर आने वाली सब्जियों, दूध और हर जरूरी सामान की कीमतों पर पड़ता है। सीधे शब्दों में कहे तो भले ही ईरान का ये रास्ता तकनीकी रूप से खुला है, लेकिन युद्ध के डर से और बढ़ते खर्चों के कारण भारत के आम आदमी की थाली और जेब दोनों पर इस जंग का भारी असर पड़ सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात एक और खबर सामने आती है कि सबसे बुरे हाल इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हैं। यहाँ के गिलगित और बाल्टिस्तान इलाके में लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने यूएन के दफ्तरों में आग लगा दी है। इस कुर्द में पुलिस स्टेशन के बड़े ऑफिस को जला दिया गया और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गोलियां चलाई तो 7 लोगों की जान चली गई। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहां के हालात इतने खराब हैं कि चप्पे चप्पे पर फौज तैनात है। इससे पहले भी पाकिस्तान के कराची में भी बहुत खून खराबा देखने को मिला। वहां लोग अमेरिकी दूतावास के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके जवाब में हुई फायरिंग में 23 लोगों की जान चली गई। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहां भी शिया समुदाय के लोग काफी ज्यादा दुखी हैं और गुस्से में हैं। शोपिया और बारामूला जैसे इलाकों में लोगों ने अपनी मर्जी से बाजार बंद कर दिए हैं और कई जगहों पर प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि कोई अफवाह न फैले। कुछ इलाकों में तो कर्फ्यू जैसी सख्ती लगा दी गई है। खामनेई की मौत की वजह से पाकिस्तान और कश्मीर के कई हिस्सों में काफी ज्यादा गुस्सा और मातम देखने को मिल रहा है और कई हिंसक झड़पों की भी खबरें सामने आ रही हैं। बहरहाल भारत के अंदर क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, उन्हें भी आप सुनिए। सरकार पर यह सवाल पूछ रही है कि अभी तक क्यों। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, फॉरेन पॉलिसी देश की होती है, एक निरंतरता। और भी सरकारें आई, सिर्फ कांग्रेस की नहीं रही, थर्ड फ्रंट की हुई, वाजपेयी जी रहे। ये विस्मय के साथ साथ दुख देता है कि जिस प्रकार एक साइलेंस मैं देख रहा हूं और ये चुप्पी बहुत शोर मचा रही है। भारत ने कभी नहीं सोचा था कि जब इस तरह का कोई ब्रेजन अटैक किसी मुल्क पे हो, आपको पसंद नहीं है, वेनेजुएला, आपने उसको अबडक्ट कर लिया, उठा लिया, प्लांट करवा रहे हैं स्टोरीज कि ईरान में, मान लिया। तो क्या जहां जहां एक छोटी आबादी या बड़ी आबादी भी अपनी सरकारों से प्रसन्न नहीं है, व्यक्ति जो हैं उनसे प्रसन्न नहीं है, तो क्या अमेरिका रेजिम चेंज करेगा? मैंने कल भी कहा था, ये मध्ययुगीन बर्बरता का युग नहीं था। और हमारी चुप्पी, क्योंकि भारतवर्ष और ईरान का अगर ताल्लुक, खुद प्रधानमंत्री जी की मैं स्पीच पुराने देख रहा था, ये 20, 25, 40 साल का ही नहीं है, सैकड़ों साल का रिश्ता है। कम से कम एक
भारत का पक्ष तो जाता कि हम इस तरह की चीजों की निंदा करते हैं, हम इसके पक्ष में करें। यहां तो टोटल साइलेंस, जैसे कि मौत हुई ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ये पता नहीं, जो भी लोग एडवाइस कर रहे हैं वो अगर एक आध साल के दरमियान में देख रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं। इसके इम्प्लीकेशन कई वर्षों तक रहेंगे। तो बहरहाल आप इस पूरी स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।